गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों के कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल रहा है और ऐसा भी मुझे पता चला है कि जैसे ही आप मेरा वीडियो देखते हैं लाइक और शेयर जरूर करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गिरिराज सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए, अन्य वीडियोस की तरह ये वीडियो भी मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जिसकी उपयोगिता शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम से लेकर अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। आज इस टॉपिक में मैं आपके सामने क्या क्या मटेरियल लेके आया हूं, एक बार उसकी चर्चा मैं आप सभी के सामने कर देता हूं। देखिए, सबसे प्रमुख चीज जो आज इस टॉपिक में मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। आप सभी जानते हैं भारत के साथ साथ विश्व के सभी देश पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य इतना प्रदूषित हो चुका है, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण की हम लोग बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में दुनिया के सभी देशों के लोग भिन्न भिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो पर्यावरण विषय की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि विश्व के सभी देशों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है, जिससे सभी बच्चे पर्यावरण, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण और पर्यावरणीय समस्याओं को भली भांति समझ पाएं। समय के साथ साथ कौन कौन से पर्यावरणीय आंदोलन भारत में हुए हैं, आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि भारत में हुए प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन कौन कौन से थे। समय समय पर भिन्न भिन्न लोगों ने कौन कौन से आंदोलनों को प्रारंभ किया, आंदोलनों में किन किन नेतृत्वकर्ताओं की प्रमुख भूमिका थी, आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था और वो आंदोलन किस उद्देश्य को लेकर या फिर किस उद्देश्य के साथ साथ किस वस्तु या किस पेड़ पौधे, किस बांध को लेकर वो आंदोलन चलाए गए थे, इसकी प्रमुख विस्तार पूर्वक बात मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूं। साथ ही साथ विश्व के प्रमुख पर्यावरण से संबंधित संगठन, विश्व के प्रमुख सम्मेलन, विश्व के प्रमुख पर्यावरणीय संगठन और विश्व में समय समय पर हुए प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों की जानकारी भी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ज़्यादा समय नष्ट मैं नहीं करता, आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप सभी के सामने ले रहा हूं उसका नाम है प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर्यावरण से संबंधित आंदोलन समय समय पर हुए हैं, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझें। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी किसी विषय की जानकारी उन्हें बहुत बेहतरी से नहीं है, वो लोग बाकायदा कॉपी में इन्हें नोट करते चलें। सबसे पहला आंदोलन जो मैं आप सभी के सामने ले रहा हूं, इसका नाम है साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली को शांत घाटी कहते हैं। साइलेंट वैली को शांत घाटी कहते हैं, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ केरल के पलक्कड़ जिले में, केरल के पलक्कड़ जिले में मन्नार कांड के पास स्थित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से प्रफुल्लित, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ एक ऐसा घना क्षेत्र है जहां पर विशिष्ट प्रजाति के पेड़ पौधे, विशिष्ट जातियों प्रजातियों के जीव जंतु निवास करते हैं। शांत घाटी इसे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह शांत क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी की यहां बहुत ज़्यादा विविधता है, इसलिए इसे हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं। लेकिन यहां आंदोलन का रूप क्या था, आंदोलन यहां क्यों हुआ था? तो 1980 में केरल सरकार कुंती पूज नदी पर यहां एक परियोजना का संचालन कर रही थी। 1980 में केरल सरकार कुंती पूज नदी पर यहां एक परियोजना का संचालन कर रही थी, जिसका विरोध प्रमुख वैज्ञानिकों ने, पर्यावरण विद्वानों ने बहुत बेहतरी से इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि जितने भी जीव जंतु जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, जितने भी पेड़ पौधे यहाँ जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, उन सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भारी नुकसान होता था, भारी नुकसान होने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे वैज्ञानिकों ने और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रबल रूप से विरोध किया।
परंतु केरल सरकार नहीं मानी। अंततः पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से, इंदिरा गांधी की मध्यस्थता के कारण केरल सरकार को अपना यह विचार त्यागना पड़ा। अंततः यह आंदोलन शांत हुआ। इसे हम लोग साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से प्रमुख रूप से जानते हैं। समझ में आया? तो साइलेंट वैली को शांत घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। आंदोलन का प्रमुख रूप क्या था? आंदोलन का प्रमुख रूप था कि 1980 में केरल सरकार कुंती पूज नदी पर एक परियोजना बनाने जा रही थी, जिसका विरोध प्रमुख वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने किया था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से केरल सरकार को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा। इसे ही हम लोग साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का। बहुत बेहतरी से आप लोग इसका अध्ययन करें। चिपको आंदोलन से कई एग्जाम्स में भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन में एक शब्द आता है चिपको। चिपको का अर्थ होता है आलिंगन करना। चिपको का अर्थ है आलिंगन करना। तो चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पेड़ों की कटाई का विरोध करने के फलस्वरूप जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे और ये नारा उन्होंने दिया कि पेड़ हमारे भाई हैं, हम इन्हें कटने नहीं देंगे। तो पेड़ों का आलिंगन करने के कारण, पेड़ हमारे भाई हैं यह कहने के कारण, आलिंगन फलस्वरूप इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मूल केंद्र था उत्तराखंड के गोपेश्वर क्षेत्र में, चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर क्षेत्र में जोशी मठ के पास ऋषि गंगा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर रैणी गांव। चिपको आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर क्षेत्र में जोशी मठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर रैणी गांव। ये चिपको आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यहां पर क्या हुआ था कि वन विभाग ने अंगू नामक पेड़ के 2451 पेड़ ठेके पर दे दिए थे। एक कंपनी थी साइमंड कंपनी। तो वन विभाग ने अंगू के 2451 पेड़ साइमंड कंपनी को ठेके पर दे दिए थे। जब साइमंड कंपनी के लोग इन पेड़ों की कटाई के लिए आए तो चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को इस आंदोलन को उग्र रूप दिया गया और पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया। बाद में जैसे ही पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया तो बाद में तो चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जो विरोध किया गया, बाद में चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जितने भी लोग थे उन लोगों को बात करने के लिए सरकार ने बुलाया था। जब सारे लोग सरकार के पास बात करने के लिए गए थे उस समय 27 महिलाओं के साथ गौरा देवी, 27 महिलाओं के साथ गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पुरुष सभी लोग बात करने के लिए जा चुके थे, महिलाएं वहां थीं। जब लोग पेड़ों को काटने के लिए आए तो 27 महिलाओं के साथ गौरा देवी ने इसका विरोध किया। बाद में इस आंदोलन के प्रमुख सहायक बने सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रमुख पर्यावरणविद थे, समाज सेवी थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका प्रमुख रूप से विरोध किया और साथ ही साथ कॉमरेड गोविंद के द्वारा भी इसका प्रमुख रूप से विरोध किया गया। तो आपको प्रमुख 4 नाम याद रखने हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। पहला नाम चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा नाम गौरा देवी, तीसरा नाम सुंदरलाल बहुगुणा और चौथा नाम कॉमरेड गोविंद। इन सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों से चिपको आंदोलन को उग्र रूप मिला और अंततः 26 मार्च 1974 को इस चिपको आंदोलन की नींव पड़ी। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की नींव पड़ी। 1970 के दशक से यह आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। 72-73 में, 1972 में, 1973 में यह आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन इस आंदोलन की प्रमुख नींव 26 मार्च 1974 को पड़ी और एक विशाल आंदोलन के रूप में इसने प्रादुर्भाव किया, उत्पन्न हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी
सुंदरलाल बहुगुणा और कॉमरेड गोविंद के प्रयासों से इस आंदोलन को सफलता मिली और बाद में पेड़ों की कटाई को वहां रोक दिया गया। इसे हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। अगला आंदोलन मैं आपको बता रहा हूं टेहरी बांध आंदोलन। टेहरी बांध, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। टेहरी बांध आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि टेहरी बांध आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। टेहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। टेहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। टेहरी बांध बनने से वहां पर्यावरण को विशेष नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस आंदोलन का प्रारंभ सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेहरी बांध आंदोलन के प्रमुख जनक किसे माना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग विशेष रूप से याद रखें। अगला पॉइंट है अप्पिको आंदोलन या एपिका आंदोलन। अप्पिको आंदोलन या एपिका आंदोलन, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है पांडुरंग हेगड़े। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन? पांडुरंग हेगड़े। 1983 में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रारंभ पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया। अप्पिको आंदोलन बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन था। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन और दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन, दोनों एक ही तर्ज पर बने थे। अप्पिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद, प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। विशेष रूप से याद रखना है। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अप्पिको आंदोलन या एपिका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। कब हुआ था? 1983 में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में। इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था, ओलेसो बेलेसो मत बलेसो। इस आंदोलन में एक स्लोगन दिया गया था इन लोगों के द्वारा, ओलेसो बेलेसो मत बलेसो, जिसका हिंदी में अर्थ था बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। तो 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों के बने कि अप्पिको आंदोलन कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में 1983 में प्रारंभ हुआ था। अप्पिको आंदोलन चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही दक्षिण भारत में बनने वाला या चलने वाला एक आंदोलन था। अप्पिको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे और अप्पिको आंदोलन में ओलेसो बेलेसो मत बलेसो एक प्रमुख रूप से स्लोगन दिया गया था, जिसका अर्थ था बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। अगला पॉइंट, अगला प्रमुख रूप से आंदोलन है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन ये 1995 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। 1995 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था, जिसमें मैत्री शब्द का अर्थ होता है माँ का घर, अर्थात मायका। लड़की जब विवाहित होने के बाद अपनी ससुराल जाती है तो लड़की का जो प्रारंभिक जो घर होता है, माता का जो घर होता है, उसे मायका कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आप सभी को याद रखना है कि मैत्री वर्ड का अर्थ है, मैत्री का अर्थ है मायका या माँ का घर। यह आंदोलन कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। जब किसी लड़की की शादी होती थी तो शादी के समय वो लड़की एक पेड़ स्मृति के रूप में लगाकर जाती थी। ये इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा मैत्री आंदोलन। तो मैत्री आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे कल्याण सिंह रावत। मैत्री शब्द का अर्थ है माँ का घर। मैत्री आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पेड़ों को लगाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, जिसमें कुंवारी कन्याएं विवाह के समय एक पेड़ स्मृति के रूप में अपने मायके में लगा के जाती थीं। इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया मैत्री आंदोलन। अगला प्रमुख आंदोलन आप सभी को मैं बता रहा हूं, बिश्नोई आंदोलन।
बिश्नोई आंदोलन। देखिए, बिश्नोई शब्द जो है वो 20 और 9 से मिलकर बना हुआ है। बिश्नोई एक संप्रदाय था राजस्थान में, आज भी है। बिश्नोई एक संप्रदाय है राजस्थान में, जिसके इस संप्रदाय के जनक माने जाते हैं संत जम्भोजी। संत जम्भोजी ये बिश्नोई संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। संत जम्भोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को 29 नियम दिए थे, 20 और 9, 29 नियम दिए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बिश्नोई। 20 और 9 के नाम पर बिश्नोई। तो बिश्नोई संप्रदाय के जनक कौन थे? संत जम्भोजी। बिश्नोई संप्रदाय में संत जम्भोजी ने 29 नियम दिए थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम पड़ा बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के लोग पर्यावरण की सुरक्षा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। बिश्नोई संप्रदाय के लोग जीव जंतुओं की बलि या पशु बलि या जीव जंतुओं की हत्या को निषेध मानते थे। अप्रत्यक्ष रूप से ये पर्यावरण की सुरक्षा करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन और बिश्नोई संप्रदाय का जो आंदोलन था वो काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन अब इस आंदोलन में एक मोड़ आया और इस आंदोलन का एक उग्र रूप आप सभी को दिखाई दिया। कैसे समझते हैं? 1730 की एक बात थी। 1730 में राजस्थान के जोधपुर के राजा थे अजय सिंह। 1730 में राजस्थान के जोधपुर के एक राजा थे अजय सिंह, जो एक महल बनवाना चाहते थे, लेकिन महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्र में वृक्षों की और लकड़ियों की कमी है। इसीलिए उन्हें ये ध्यान आया कि एक गांव है जिसका नाम है राजस्थान का खेजड़ी गांव। उस गांव में खेजड़ी के वृक्षों की प्रधानता है। उस गांव में वृक्षों की, मोटे मोटे वृक्षों की, जिससे काष्ठ की प्राप्ति हो सकती है, बहुत अधिक प्रधानता है। तो उन्होंने अपने सभी लोगों से उस गांव में जाकर लकड़ी काटने की बात कही। जब लोग लकड़ी काटने के लिए उस गांव में गए तो अमृता देवी नाम की एक बहन थी, वो उस समय अपने घर में काम कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ों के कटने की आवाज़ को सुना तो अमृता देवी ने पेड़ों के कटने का विरोध किया। लेकिन लोग इस बात को नहीं माने, तो अमृता देवी और उनके साथ उनकी 3 बेटियों की बलि उन लोगों ने ले ली। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो अमृता देवी के साथ साथ उनकी 3 बेटियां भी बलिदान हो गईं। तब इस आंदोलन का एक उग्र रूप सामने आया था। तो बिश्नोई आंदोलन, आप सभी को याद रखना है कि बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में खिजड़ी गांव में चालू हुआ, खिजड़ी गांव में प्रारंभ हुआ था। इनका प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और पशु बलि को रोकना। बिश्नोई संप्रदाय के जनक कौन थे? संत जम्भोजी। अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों का इस आंदोलन में एक प्रमुख योगदान माना जाता है। अगला प्रमुख आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1989 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था मेधा पाटकर ने। 1989 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था मेधा पाटकर ने। साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में और कौन कौन से व्यक्ति सहयोगी थे? तो ध्यान दें आप सभी लोग, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, अमित, अनिल पटेल। मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, बाबा आमटे जो एक प्रसिद्ध समाज सेवक हैं, उसी प्रकार से अनिल पटेल भी एक प्रसिद्ध समाज सेवक हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक प्रमुख उग्र रूप दिया था 1989 में मेधा पाटकर और उनके सहयोगियों ने। नर्मदा नदी पर गुजरात में बन रही थी सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बन रही थी नर्मदा सागर परियोजना, जिसके कारण नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे, उसके कारण जो विस्थापित लोग थे, कई गांव वहां से विस्थापित हुए, कई लोगों के रहने के घर वहां से छिन गए। इस बात का प्रबल रूप से विरोध किया था मेधा पाटकर ने और सरकार से ये मांग की थी कि आप जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। आप जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें।
इन सभी बातों से संबंधित था नर्मदा बचाओ आंदोलन। 2006 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में सरकार को आदेश दिए थे। तो ध्यान रखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन को उग्र रूप दिया था 1989 में मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और अनिल पटेल के द्वारा। यह नर्मदा नदी की परियोजना से संबंधित था। बड़े बड़े सारे आंदोलन मैंने आपको बताए। अब एग्जाम्स की दृष्टि से कुछ प्रमुख आंदोलन जो छोटे छोटे आंदोलन हैं उनको भी आप लोग याद रखें। कई बार ये भिन्न भिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं इनका रोल। अगला प्रमुख आंदोलन था जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था आदिवासियों के द्वारा। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ किया था आदिवासियों के द्वारा, जो साल और सागौन के वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित था। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था, जो साल और सागौन के पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित था। मिट्टी बचाओ आंदोलन बाबा आमटे इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह होशंगाबाद क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। मिट्टी बचाओ आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा आमटे, यह होशंगाबाद क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रमुख आंदोलन है गंगा मुक्ति आंदोलन। गंगा मुक्ति आंदोलन यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। अनिल प्रकाश इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। अनिल प्रकाश इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। गंगा मुक्ति आंदोलन इसे हम लोग बोलते। गंगा मुक्ति आंदोलन बिहार के भागलपुर क्षेत्र में अनिल प्रकाश के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी प्रदूषित ना हो इसके लिए एक प्रमुख आंदोलन अनिल प्रकाश के द्वारा चलाया गया था। तो प्रमुख छोटे छोटे आंदोलन हैं, लेकिन एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से याद रखें। अगला आंदोलन है पानी रोको आंदोलन। पानी रोको आंदोलन जो राजस्थान में राजेंद्र सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रीट परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि पानी रोको आंदोलन राजस्थान में राजेंद्र सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजेंद्र सिंह। चलिए, उड़ीसा का एक प्रमुख आंदोलन मैं आप सभी को बता रहा हूं, चिल्का बचाओ आंदोलन। आप सभी जानते हैं चिल्का एक लैगून झील है। चिल्का एक लैगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में मछुआरों के द्वारा गोपीनाथपुर क्षेत्र में 1992 में यह आंदोलन चालू हुआ था। क्या नाम है? चिल्का बचाओ आंदोलन, जो उड़ीसा में मछुआरों के द्वारा गोपीनाथ क्षेत्र में चालू किया गया था। तो ये भी मध्य प्रदेश के टेट एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि चिल्का बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो प्रमुख किसी व्यक्ति का नाम यहां नहीं मिलता। इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे मछुआरे, जो उड़ीसा के गोपीनाथपुर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। बीज बचाओ आंदोलन। अगला आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन। और 1990 में यह आंदोलन धुमसिंह नेगी और कुंवर प्रसून के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो जीव हैं उनकी संरक्षण तकनीक पर बल दिया जाए। ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उन बीजों को बचाया जाए। कई जीव जंतु भी ऐसे होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर आ जाते हैं। कई पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर आ जाते हैं। तो धुमसिंह नेगी और कुंवर प्रसून ने 1990 में इस बात पर सर्वाधिक बल दिया था कि उन बीजों को बचाया जाना चाहिए जो बीज विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। नहीं तो हम कहानियों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के नाम सुनेंगे जो पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं और पहले हुआ करते थे। तो बीज बचाओ आंदोलन इस उद्देश्य की पूर्ति करता था। अगला प्रमुख आंदोलन है जिसका नाम मैंने यहां लिखा हुआ है पश्चिमी घाट आंदोलन। पश्चिमी घाट आंदोलन समुद्र तटीय क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं, एक होता है पूर्वी घाट, एक होता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन गोवा की पीपल्स पार्टी ने प्रारंभ किया था।
पश्चिमी घाट आंदोलन गोवा की पीपल्स पार्टी ने प्रारंभ किया था। इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, जंगल बचाओ मानव बचाओ, जंगल बचाओ मानव बचाओ। ये गोवा की पीपल्स पार्टी ने एक स्लोगन दिया था जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि पश्चिमी घाट का संरक्षण किया जाए, क्योंकि पश्चिमी घाट जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से संपन्न क्षेत्र है। पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो पश्चिमी घाट का अगर संरक्षण किया जाए तो वहां जैव विविधता का भी संरक्षण हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोवा की पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन को प्रारंभ किया था और एक स्लोगन दिया था, जंगल बचाओ मानव बचाओ। समझ में आया? खेजड़ी लगाओ अभियान। बिल्कुल देखिए, खेजड़ी नामक वृक्ष की प्रधानता राजस्थान में है। राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान में वृक्षों की वैसे ही बहुत कमी होती है, लेकिन खेजड़ी के वृक्षों की वहाँ प्रधानता है। तो खेजड़ी के वृक्षों को और ज़्यादा लगाने के लिए राजस्थान के भीनासर क्षेत्र में सुभू पटवा के द्वारा, राजस्थान के भीनासर क्षेत्र में सुभू पटवा के द्वारा खेजड़ी लगाओ अभियान को प्रारंभ किया गया था, जो कि पर्यावरण का एक प्रमुख अभियान माना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखें कि मैंने प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन बताए, एक बार फिर से उनकी संरचना आप सभी लोग दिमाग में बिठा लें। पहला साइलेंट वैली आंदोलन, चिपको आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, अपिको आंदोलन या एपिका आंदोलन, मैत्री आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन और खेजड़ी लगाओ अभियान। तो आप सभी लोग इनके नेतृत्वकर्ता और प्रमुख उद्देश्य याद रखें। चलिए अब मैं आता हूं प्रमुख संगठन और सम्मेलन पर। देखिए, अब मैं पर्यावरणीय आंदोलन बताने के बाद आप सभी लोगों के सामने बता रहा हूं प्रमुख संगठन और सम्मेलन। पर्यावरण के प्रमुख संगठन विश्व में कौन कौन से हैं और समय समय पर पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए कौन कौन से सम्मेलन विश्व में हुए हैं। कई बार हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे विशेष रूप से समझ लें। सबसे पहली चीज है IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्राकृतिक संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में, 1948 में स्थापना 1948 में। मार्गस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मार्गस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह संस्था यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख संस्था है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष के साथ समन्वय करके जितनी भी प्रजातियां विश्व की हैं, चाहे पेड़ पौधों की चाहे जीव जंतुओं की, उन संकटापन्न या संकटग्रस्त विलुप्त होने की कगार पर जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों की एक सूची तैयार करती है IUCN। समस्त जीवों की संख्या, समस्त जीवों के विलुप्ति के कगार पर पहुंचने या जीवों की संख्या बढ़ने की एक सूची WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ समन्वय करके ये सूची को निर्धारित करती है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। 1969 से IUCN ने एक प्रमुख कार्य प्रारंभ कर दिया था कि विलुप्ति के कगार पर जितने भी जीव जाते हैं उन सभी जीवों की ये सूची तैयार करती है। और रेड डाटा बुक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक जारी करती है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN ये संस्था है, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है।
और उस रेड डाटा बुक में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ होता है गुलाबी पृष्ठ और एक पृष्ठ होता है हरे पृष्ठ। गुलाबी और हरे, जिन जीवों की, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं चाहे वो जीव जंतु हो सकते हैं, जिन जीवों की संख्या बहुत कम हो रही है, विलुप्ति के कगार पर हैं, उन्हें यह संस्था रेड डाटा बुक में गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाती है। लेकिन अगर उन जीवों की संख्या बढ़ गई है, उन जीवों की संख्या एक निश्चित संख्या हो चुकी है, तो पुनः उन जीवों की संख्या को ये हरे पृष्ठों में दर्शाती है रेड डाटा बुक के अंदर। ये इसका प्रमुख काम होता है। अगली बात मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष इसे हम लोग कहते हैं, विश्व वन्य जीव कोष, ये इसका नाम है। 1962 में इसकी स्थापना हुई और 1962 में इसकी स्थापना के बाद ग्लैंड, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, वहां इसका मुख्यालय बनाया गया। यह संस्था क्या करती है? यह संस्था दुनिया के सभी देशों में जिन जीवों की संख्या कम होती जा रही है, उन समस्त जीवों की संख्या के संबंध में समस्त देशों को मानदंड पूरे करने पर ध्यान देती है और मानदंड पूरे करने का निर्देश देती है। WWF विश्व वन्य जीव कोष, ये वन्य जीवों से संबंधित जितने भी मानदंड होते हैं दुनिया के सभी देशों से, उसे पूरा करने की बात कहती है। ये WWF का एक प्रमुख काम है। तीसरी संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, पर्यावरणीय कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, ये इसका एक प्रमुख नाम है। 1972 में इसकी स्थापना हुई और 1972 में इसकी स्थापना के बाद केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय बनाया गया। इस संस्था के द्वारा ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार दिया जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो UNEP जो 1972 में स्थापित हुई, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ग्लोबल 500 पुरस्कार UNEP के द्वारा दिया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन इस संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला आप सभी के सामने है स्टॉकहोम समझौता। स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से स्टॉकहोम समझौता पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रथम समझौता माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक प्रथम समझौता माना जाता है, नाम है स्टॉकहोम समझौता। 5 जून 1972 को ये प्रारंभ हुआ और इसी समझौते के बाद 5 जून 1972 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा इसी समझौते के बाद की गई। अगला है साइट्स। इसे हम लोग साइट्स के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है CITES, साइट्स। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। नाम से आप लोग हमेशा समझ जाया करें, जब भी किसी शब्द की फुल फॉर्म आती है, अगर आप उस फुल फॉर्म के शब्दों को ही देखेंगे तो आपको उसका अर्थ पता चल जाता है। ये साइट्स नामक संस्था वाशिंगटन सम्मेलन में 1973 में स्थापित हुई थी। वाशिंगटन सम्मेलन में 1973 में साइट्स नामक एक समझौता हुआ, जिसके कारण किसी भी वन्य जीव का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित किया गया। किसी भी वन्य जीव का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये अपनी तरह का एक पहला समझौता था जिसमें पशु जीवों या वन्य जीवों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यापार करने का प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पूरे तरीके से ये लागू हुआ था 1976 में।
1976 में पूरे तरीके से साइट्स के जितने भी नियम थे, जितने भी समझौते के नियम थे, उन सभी को लागू किया गया था। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के जितने भी समझौते थे, पशुओं के प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित, उन सभी को 1976 में लागू किया गया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार सीटेट, रीट, एमपीटेट, एमपीपीएससी, एसआई, आईएएस सभी जगह कई बार पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, जहां ओजोन परत के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, ओजोन परत क्या होती है आप सभी जानते हैं, वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल के ऊपरी भाग में एक परत है ओजोन परत। ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए, ओजोन परत की रिक्ति को बचाने के लिए CFC, SCFC और मिथाइल ब्रोमाइड जैसी गैसों से ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ, विश्व के सभी देशों की एक सभा हुई, उसे हम लोग कहते हैं वियना सभा। तो वियना सभा 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण को ध्यान में रखना। दूसरी बात, इसमें प्रमुख 3 गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी जानते हैं, SCFC और एक मिथाइल ब्रोमाइड। इन गैसों के प्रतिबंध और इन गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, वियना सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के संरक्षण में भागीदारी करना। चलिए अब आगे है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 में, 16 सितंबर 1987 में, 16 सितंबर 1987 में विश्व के 33 देशों ने मिलकर इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल समझौता भी वियना सभा की तरह ही एक समझौता है। 16 सितंबर 1987 को विश्व के 33 देशों ने मिलकर इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य भी ओजोन संरक्षण को ध्यान में रखकर सभी देशों को जागरूक करना है। तो ध्यान रखें आप लोग, ऐसे कई बार अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वियना समझौता किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। उसी प्रकार मॉन्ट्रियल समझौता भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल समझौता में विश्व के सभी 33 देशों ने जब हस्ताक्षर किए तो एक नियम भी बना दिया था कि आगामी 15 वर्षों के लिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका पूरी तरह प्रतिबंधन कर दिया जाए। ये इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य था। तो मॉन्ट्रियल समझौता भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और इसी समझौते के बाद 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई। तो आप सभी का एक क्वेश्चन और तैयार हुआ कि 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम समझौते की 20वीं वर्षगांठ पर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रारंभ हुआ था। स्टॉकहोम समझौता हुआ था 1972 में और पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। तो स्टॉकहोम समझौते की 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का प्रारंभ किया रियो डी जेनेरियो में। और इसमें एजेंडा 21 के प्रावधान किए गए। एजेंडा 21 के प्रावधान किए गए। एजेंडा 21 के प्रावधान किए गए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन केवल एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नीतियां विभिन्न देशों ने बनाई थीं, उन सभी नीतियों की एक प्रकार की समीक्षा करना था कि दुनिया के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या क्या कार्य किए हैं, दुनिया के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो जो नीतियां अपनाई हैं, उन सभी नीतियों की कितनी प्रगति हुई, इसकी समीक्षा करने का एक सम्मेलन था जिसे नाम दिया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 इसका एक प्रमुख एजेंडा था जिस पर इन सभी देशों ने मिलकर काम किया। क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में जापान के शहर क्योटो में संपन्न हुआ। क्योटो जापान का एक शहर है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में जापान के शहर क्योटो में संपन्न हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल में एक संस्था दिखाई देती है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क इन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। UNFCCC इस संस्था के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जो भी कार्य किए हैं उन सभी कार्यों को बढ़ावा देने की बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में तकनीकें जो अपनाई जानी हैं, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दुनिया के सभी देशों ने जो मिलकर कार्य किए हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क इन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के माध्यम से उन सभी तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही गई और पर्यावरण संरक्षण को एक अग्रकारी भूमिका देने की बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो जापान का एक शहर था। अगली चीज हम लोग चलते हैं, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन। 2002 में रियो डी जेनेरियो की तरह ही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। तो जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित उसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देशों ने मिलकर संबंधित कार्य करने को प्रोत्साहन दिया। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उन सभी कार्यों को जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 में बताया और कहा कि विश्व के सभी शिखर सम्मेलनों में जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उन सभी प्रस्तावों की जानकारी रखें, उनकी समीक्षा करें, उनका मूल्यांकन करें और उन मूल्यांकनों के बाद जो भी पदार्थ, जो भी गैसें प्रतिबंधित होने लायक हैं उन सभी गैसों को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे संपूर्ण पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन में इन सभी बातों को मुख्य उद्देश्य के रूप में वर्णित किया गया। अब देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की सुरक्षा और बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ। बाघों की सुरक्षा और बाघों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के विश्व में जनक कौन है? गिनी मैन फोर्ड। प्रोजेक्ट टाइगर के विश्व में जनक हैं गिनी मैन फोर्ड, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के भारत में जनक हैं कैलाश सांखल्या। दोबारा सुने, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर के विश्व में जनक हैं गिनी मैन फोर्ड और प्रोजेक्ट टाइगर के भारत में जनक हैं कैलाश सांखल्या। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत वन के जीवों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी कानून बनाए गए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत वनों के जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में कानून बनाए गए। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसे बनाया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षित करने से संबंधित कानून बनाए गए। वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। और अंतिम बात, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में प्रारंभ किया गया, जिसमें इस अधिनियम में जल प्रदूषण से संबंधित कानून बनाए गए। कोई भी व्यक्ति इन सभी कानूनों का उल्लंघन करता है तो संबंधित कानूनों की धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्यवाही की जाती है। तो इस वीडियो में आज
मैंने आप सभी को पर्यावरणीय आंदोलनों की संपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ विश्व के प्रमुख संगठन और ऐसे सम्मेलन मैंने आपको बताए हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। सभी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से ऐसा मेरा कहना है कि आप सभी इन पर्यावरणीय आंदोलनों का अच्छे से अध्ययन करें और पर्यावरणीय संगठन और सम्मेलन जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में ये आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जो भी नए छात्र हों वो ज़रूर कर दें। देखिए, मैं चाहता हूँ, हर कोई यूट्यूबर चाहता है कि अगर वो वीडियो बना रहा है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक हों। मैं भी इसी तरीके से चाहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और भी जितने भी छात्र हैं उनसे करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।